नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्श मिश्रा है और मैं आज आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेकर आ चुका हूँ पहले चैप्टर की, जिसमें हम आज आपसे रूबरू हो जाएंगे उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं के और उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं के साथ जो आपको आपके बोर्ड परीक्षा वाले दिन उस केमिस्ट्री के पार्ट्स में ज़रूर नज़र आएंगी। उम्मीद करते हैं। आओ चलते हैं हम अपने परिभाषाओं के लेक्चर की ओर, जिसमें हम पहली परिभाषा है अभिकारक। इसकी हम बात करते हैं तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। पहली परिभाषा है जिसका नाम है अभिकारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिनसे रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है वह अभिकारक कहलाते हैं। कृपया आप इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलेंगे। नोट दिस। उम्मीद करते हैं जो पहली परिभाषा लिखी है वो आपकी नोट हो चुकी है। इसके साथ हम दूसरी परिभाषा की ओर चलते हैं, जिसका नाम है उत्पाद। ये आपकी कुछ बेसिक सी परिभाषाएं हैं। उत्पाद क्या होता है? जो अभी हमने अपकारक बताए थे, जिनसे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा नया पदार्थ का निर्माण होता है, उनको उत्पाद कहते हैं। इसको लिखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं से जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। अब हम इन दोनों को किसी अभिक्रिया के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि हम पहली अभिक्रिया लेते हैं जिसमें हम कार्बन और भाई इसमें सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं साथ में, तो हमारा बनता है कार्बन डाई ऑक्साइड। इसमें जो ये दोनों पार्ट हैं ये हैं अभिकारक, अगर दिख रहा हो तो, और जो लास्ट में उत्पाद ये बचता है इसको हम कहते हैं उत्पाद। थोड़ा राइटिंग थोड़ा वैसे है। कार्बन और ऑक्सीजन की जब हम परस्पर क्रिया कराते हैं, जो हमारा मतलब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, इसको हम उत्पाद कहते हैं। और ये दोनों हमारे होते हैं अभिकारक। ये होता है उत्पाद। इसको एग्जाम्पल डालकर नोट कर लेना है। जैसे कि सर इसको आप नोट करें, फिर हम दूसरी परिभाषा को अभी आपके सामने लाते हैं। तो अब हम अपने तीसरी अभिक्रिया की ओर चलते हैं। आपने दोनों अभिक्रियाओं को नोट कर लिया होगा। अब हम आपको तीसरी अभिक्रिया को बताते हैं। इस अभिक्रिया को हम बताते हैं जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आओ आपको लिख देते हैं इसको। जब किसी एक या एक से अधिक पदार्थों
की क्रिया कराते हैं तो यह परस्पर अभिक्रिया कर कर ये परस्पर अभिक्रिया कर कर किसी नए पदार्थ का लिखा है का निर्माण करते हैं तो इसे या इसी घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो इसका एक एग्जाम्पल है, जब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर बनेगा MgO। पर यह अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं हुई है। हमने आपको पहले बताया था पहले वाले लेक्चर में कि किस प्रकार से किस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो हमारे पास Mg भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसका एग्जाम्पल है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम आपको चौथी अभिक्रिया की ओर लेके चलते हैं। पहले इसको नोट करो। चौथी अभिक्रिया हमारी संयोजन अभिक्रिया होगी, 5वीं वियोजन अभिक्रिया है और 6 वाली अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, और जो 7वीं है 7वीं अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण अपचयन, 8वीं संक्षारण विकृतगंधिता और 9वीं रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम आपको ये 9 अभिक्रिया करा देते हैं जल्दी से। आप उम्मीद करते हैं कि आपने ये तीनों जो परिभाषा पहले लिखाई थी उसको आपने नोट कर लिया होगा। हम आपको चौथी परिभाषा की ओर लेके चलते हैं। अगर आपको संयोजन अभिक्रिया याद हो गई तो वियोजन इसकी उल्टी है, अगर वियोजन याद हो गई तो संयोजन इसका अपोजिट है। संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें होता है जब कोई दो पदार्थ या 2 से अधिक अणु परस्पर क्रिया करके किसी नए एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका अपोजिट होगा वियोजन अभिक्रिया। देखो इसको हम बताते हैं।
जब कोई दो छोटे छोटे अणु मिलकर, जब एक अणु, दो अणु या दो से अधिक अणु, जब कोई दो छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन क्रिया कहते हैं। और जब कोई बड़ा अणु, जब कोई एक बड़ा अणु या एकल अणु मतलब एकल मतलब एक, जब कोई एक बड़ा अणु दो छोटे छोटे अणुओं में विघटित हो जाता है या फिर टूट जाता है, इसे वियोजन क्रिया कहते हैं। इसको हम लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप इसका अपोजिट कर लीजिए। कैसे करेंगे? जब कोई एकल पदार्थ दो छोटे छोटे अणुओं में जब कोई एक एकल पदार्थ दो छोटे छोटे अणुओं में विघटित हो जाता है, इस घटना को वियोजन क्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो सोडियम प्लस क्लोराइड बनेगा हमारा AnACl। क्या यह क्रिया संतुलित है? चेक करो। यहाँ तक आपको उम्मीद हो गई होगी, आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह क्रिया जो संतुलित नहीं है। इसमें हमें अभी यहाँ पर 2 से करना है मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्रिया हमारी संतुलित हो गई है। आपका देखो पहले लेक्चर का भी कॉन्सेप्ट काम आ रहा है यहाँ पर, लेक्चर वो क्रिया को संतुलित करने वाला भी। इसी के साथ हमारी, जब हमको इसको ऐसे लिखेंगे तो ये संयोजन क्रिया हो जाएगी, संयोजन क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे अपोजिट में ऐसे करके, तब हमारी वियोजन क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर आपके 2 डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी हैं, संयोजन तथा वियोजन। इसको आप जल्द से नोट कर लीजिए। और इसके अपोजिट को वियोजन कहते हैं, इसके अपोजिट को संयोजन कहते हैं। धन्यवाद। 5वें डेफिनेशन की ओर चलेंगे, पहले आप इसको नोट करें। अब हम बढ़ते हैं अपनी 5वीं अपक्रिया की ओर, जिसका नाम है विस्थापन अपक्रिया। इसको हम बता देते हैं पहले। जब कोई एक यौगिक या एक पदार्थ, जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को, जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देता है, इस घटना को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा विस्थापित करना, प्रतिस्थापन अपक्रिया, वही है सेम। मतलब कि जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसको हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसको लिखते हैं, जब कोई एक पदार्थ, थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ हो सकती है, किसी पदार्थ को, जब कोई एक पदार्थ किसी पदार्थ को उसके ही यौगिक से उसे विस्थापित कर देता है, इस घटना को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसको नोट करो, इसका उदाहरण बता रहे हैं। इसका उदाहरण है आयरन यानी कि Fe प्लस कॉपर सल्फेट का यौगिक। ये है यौगिक, यह है एक अणु, यह अणु से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है, उसको हम यौगिक कहते हैं। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये तत्व इससे ऊपर होता है, इसलिए यह इससे, इसके पूरे यौगिक से इसको ही विस्थापित कर देता है। जैसे कि हम बताते हैं आगे क्या होगा। FeSO4 और यहाँ पर जो कॉपर है वो
अलग हो जाता है। इसका एग्जाम्पल नोट करो, फिर हम आपको 6 वाली क्रिया की ओर लेके चलते हैं। नोट दिस। जब कोई बात हो जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम स्थापन अपक्रिया हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपनी 6 अपक्रिया की ओर, जिसका नाम है ऊष्मा शोषी क्रिया तथा ऊष्मा क्षेपी। और क्षेपी थोड़ा राइटिंग देख लेना। अभिक्रिया ऊष्मा शोषी की बात करें तो देखो, इसके वर्ड से ही मतलब इसके पूरे शब्द से ही इसकी परिभाषा निकल रही है। ऊष्मा मतलब ऊर्जा, शोषण मतलब अवशोषित। जब कोई पदार्थ, जब किसी अपक्रिया में किसी पदार्थ के द्वारा जब किसी अपक्रिया में किसी पदार्थ के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है, इस घटना को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा क्षेपी, जिसमें उसमें अवशोषण हो रहा था, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। इसमें लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लॉन्ग में कर लीजिएगा। जब किसी अपक्रिया में, इसको ऐसे लिखना, जब किसी अपक्रिया में किसी पदार्थ के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वह ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। और जब किसी अपक्रिया में किसी पदार्थ के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो इस अपक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसको नोट करो। उसके बाद हम 7th परिभाषा, और जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन, रेडॉक्स अपक्रिया। इससे पहले हम आपको कुछ थोड़ी डेफिनेशन बता देते हैं ऑक्सीकरण की और अपचयन की। ऑक्सीकरण क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन घटता है। और जो अपचयन होता है उसमें वो ऑक्सीजन घटती है और हाइड्रोजन जुड़ता है। मतलब जो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण होता है तो उसे ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं, और जब किसी पदार्थ का अपचयन होता है तो उसे अपचयन क्रिया कहते हैं। अपचयन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा। अपचयन बता दे इसको चालू करने से पहले हम। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा। और इसका जस्ट अपोजिट अपचयन, इसमें क्या होता है? जो ऑक्सीजन होती है वो घटती है और जो हाइड्रोजन होता है वो बढ़ता है। ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है? इसमें किसी इस अपक्रिया में किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का दूसरे दूसरे पदार्थ का अपचयन
होता है जिसे होता है इस अभिक्रिया को अरे इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को ऊपर लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल है इसका कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन अभी लिखा था उससे पहले, वहाँ पर H2 लिख लेना नीचे पे। इसका होगा इसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण पहले बता चुके हैं हम। इसका होगा ऑक्सीकरण कॉपर ऑक्साइड का, और इसका होगा अपचयन। पूछ लेता है वो कभी कभार एग्जाम में, बताओ किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, किसका अपचयन। इसमें कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है और इसका अपचयन होता है। कैसे? जो कि कॉपर ऐसे रह जाएगी, ऑक्साइड हट जाएगा, इसमें बन जाएगा यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, जल। ये डेफिनेशन नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं। नोट दिस। उम्मीद करते हैं आपने इससे पहली वाली डेफिनेशन को नोट कर लिया होगा। इसको हम बताते हैं संचारण, और 8वीं हमारी जो टॉपिक है, मतलब डेफिनेशन है, इसका नाम है संचारण और विकृत गंधिता। संचारण क्या होता है, देखो आपको हम पहले बता देते हैं अपनी भाषा में। जब हम किसी लोहे की वस्तु को बाहर रख देते हैं, जिससे उसमें वायु और पानी वगैरह इसके जो कण हैं वो उस पर लग जाते हैं, जिससे धीरे धीरे देखना आप लोग देखते हैं इसमें जंग लगना। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है लोहे में जंग लगना। इसको हम किससे सुरक्षित कर सकते हैं, उस पर पॉलिश करके, पेंट करके इसको हम संचारण से बचा सकते हैं लोहे की वस्तु को। और इसकी साइंस की भाषा में डेफिनेशन है कि जब किसी वस्तु को अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में लाते हैं तब वह संचरित होने लगती है। इस घटना को संचारण कहते हैं। और विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होता है, जैसे कि जो आचार होता है उसके जो ऊपर ऊपर और आचार में जो फफूंदी लग जाती है उसको विकृत गंधिता कहते हैं। इसको हम लिखते हैं। संचारण क्या होता है, जब कोई वस्तु जब किसी वस्तु या जब कोई वस्तु अम्ल आर्द्रता यानी कि नमी पानी वाला इलाका वो क्षेत्रफल यानी कि स्थान जब कोई वस्तु को जब किसी वस्तु को करो किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को अम्ल या आर्द्रता वाले क्षेत्रफल में रखते हैं तो वह संचारण संचारित होने लगती है। इस घटना को संचारण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल या उदाहरण लोहे में जंग लगना या चांदी के ऊपर
काली परत चढ़ना। विकृत गंधता, जब किसी खाद्य पदार्थ जैसे बसी या तेल बसा या तेली पदार्थ या किसी खाद्य पदार्थ को वायु के संपर्क में रखने पर वह ऑक्सीकरण हो जाती है, जिस कारण इसमें गंध या बदबू आने लगती है। इसे विकृत गंधता कहते हैं। जब किसी खाद्य पदार्थ जैसे कि बसा वाले पदार्थ और तेली पदार्थ को हम वायु के संपर्क में लाते हैं, जिससे वह ऑक्सीकरण हो जाती है। ऑक्सीकरण होने के कारण उसमें बदबू या गंध आने लगती है, जिससे वह सड़ जाता है या खराब हो जाता है। इस घटना को विकृत गंधता कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अचार में फफूंदी आना, और रोटी को हम जब 4-5 दिन तक रख देते हैं और खुली में, मतलब ऐसे नहीं बंद नहीं, खुले में रख देते हैं तो उसमें फफूंदी लग जाती है हरी हरी, और फिर थोड़े दिन बाद सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट हो जाता है। इसी के साथ आज का परिभाषाओं का खेल होता है खत्म। आपके लिए हम कुछ इसी चैप्टर की कुछ और परिभाषा और रिएक्शन के साथ कल या परसों या नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर 03। इसको आप नोट कर लें जल्दी से। थैंक यू सो मच। तो ये आज का लेक्चर हुआ पूरा, जिसमें हमने परिभाषाओं चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री की परिभाषाओं को पूरा कर दिया है। धन्यवाद, राधे राधे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, राधे राधे, धन्यवाद। अब भैया थैंक यू बोल दिया सर, धन्यवाद तने।